गोविंद मिश्र और श्री ऋषि द्विवेदी, मैंने देखा नहीं। कसौटी में लगभग इतनी संस्थाएं हैं, 40 के ऊपर। ये संस्थाओं की संस्था है और जिस तरह से पिछले 60 वर्षों में मल्टी पार्टी सिस्टम जो देश का है, जिसमें हम सबको बड़ा विश्वास है, यकीन है, आपको भी होगा, उसने जिस तरह से राजनीतिज्ञों ने जनता को आश्वासन दे दे के छला है और वास्तविक जो देश की जनता है, जिसके लिए हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनीतिक व्यक्तित्व उसके भले का दावा करता है कि हम करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके साथ वो सब कुछ किया नहीं गया, जो उसे मिलना चाहिए वो सब उसे मिला नहीं। इस सबसे बहुत त्रस्त हो गए और जो कानपुर की दशा है वो देखते हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने देश में, अपने शहर से कम अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के फ्लोर पे जाएं, क्योंकि देश की जो नीतियां हैं उनका निर्माण फ्लोर पे ही हो सकता है, या तो वहां संसद में हो या यहाँ पे विधानसभा में हो। तो वहां जब अच्छे लोग जाएंगे तभी अच्छी नीतियों का निर्माण हो सकेगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ अपनी अकर्मण्यता और कुछ राजनीतिज्ञों की वजह से लोगों में वोटिंग के प्रति अरुचि पैदा हो गई कि हम वोट ही क्यों डालें, तो वो भी एक बड़ा अपराध है, देशद्रोह है। तो हम लोग एक तो ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में मतदान के प्रति रुचि जागृत करें, लोगों को प्रेरित करें कि वो चुनाव के दौरान अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सरकार के प्रयास है मतदाता बढ़ाने में, उसमें भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि जिनके वोट अभी तक नहीं बन पाए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो लोग अपने नाम उसमें उनके बढ़े और अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट डालें, लोग इस देश के निर्माण में सार्थक योगदान करें। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वे लगता है ठीक ढंग से लोगों को वोट डालने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे, या उनके चरित्र की वजह से लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं कि हम क्या करें डाल के, जो हमारा भला ही नहीं होना है तो मैं डालूंगा। तो इन सब चीजों के मद्देनजर कसौटी एक अभियान चला रही है कि जो भी हमारे क्षेत्र में ये सब दोनों काम करने के साथ साथ जो विधायक के लिए जिनके नाम घोषित हो चुके हैं या जिनके आगे घोषित होंगे, हम उनसे वार्ता कर रहे हैं। हम उस वार्ता के आधार पर लोगों के बीच में एक तुलनात्मक विवरण जरूर रखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई हमसे वार्ता नहीं करेगा तो हम सीधे बता देंगे भाई इन्होंने हमसे वार्ता करने में अरुचि दिखाई। तो आपका स्वागत है कसौटी के इस मंच पर, और आपसे आपने हमें समय दिया है तो निश्चित रूप से आपसे हम लोग बातचीत ही करेंगे। हम लोग इंटरव्यू इसे नहीं मानते, आपसे एक टॉक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, एक क्वेश्चन, पॉलिटिक्स में आपने कब एंट्री की और इस पार्टी में आप कब आए? इसके पहले आपने कोई इसके पहले आपने कोई चुनाव लड़ा, उसकी क्या स्थिति थी? पॉलिटिक्स में मैं जो है बेसिकली मैं समाज सेवा से इधर बढ़ा। 2002 में एक यूथ क्लब चलता था कल्याणपुर आवास विकास में, जिसमें लगभग 30 यूथ मेंबर थे 18 से 30 साल के। उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और मैंने उसके लिए काफी वहां संघर्ष किया और काफी डेवलपमेंट वहां मैंने कराया। जैसे वहां एक जलभराव की बहुत बड़ी समस्या थी, हमने घेराव किया मजबूती से। तो मुझे मतलब कोई राजनीति से नहीं मतलब था, मुझे ये था कि समस्या है इसमें समाधान होना चाहिए। तो मैंने उसका घेराव किया हाउसिंग बोर्ड के एक्शन का और एसी का। ये है 93 हाँ 93 94 की बात है। मैंने एक्शन का घेराव किया आवास विकास में और ताला लगा दिया कि जब तक ये समस्या का समाधान का मजबूती से। और उसमें रामजी त्रिपाठी को भी हमने इनवाइट किया था। तो उसके बाद में पंडित रामजी त्रिपाठी जो लेबर यूनियन और गंगा वाले में हम लोग साथ में गंगा अभियान के जो प्रमुख हैं उनका बड़ा सहयोग मिला, वो आए। उनको हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया था और पूरा हम लोगों 500-700 लोगों ने घेराव कर लिया और ताला डाल दिया। उसी समय एक समझौता हुआ 5-6 बिंदुओं पर, जो हमारी मांगे थी वो उन्हें माननी पड़ी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट नाला वहां पर था उस समय, क्योंकि पुरानी बात है उस समय हाउसिंग बोर्ड में बहुत लोग आए भी नहीं थे, सिर्फ कैलाश विहार और सत्यम विहार बना हुआ था। आज तो जे सेक्टर, आई सेक्टर, के सेक्टर, एल सेक्टर, एन सेक्टर, एन सेक्टर बहुत बन गया है। उस समय ये नहीं था, उस समय सिर्फ कैलाश विहार और सत्यम विहार, वो भी सत्यम विहार भी थोड़ा था, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये था, तो वो डिफेंस से नाला डिफेंस लैंड को ट्रांसफर करके नहीं दे रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने हंगामा किया और
प्रदर्शन किया। उसके बाद में वो लैंड एक्सचेंज हुई DTR से, और इसके बाद में वो नाला बना। वहां से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई, और फिर मैं धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। लेकिन मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में सिवाय जो है वहां पर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उनके विचारों से भी, राष्ट्रीयता की भावना से मैं जुड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें भी छलावा है। तो उसके बाद में मैंने 2006 में BSP ज्वाइन की। 2005 में मैं मेंबर बना BSP का, 6 में मुझे टिकट हुआ। भाजपा कब ज्वाइन की, या कभी ज्वाइन किया नहीं की? नहीं, 2005 में हमने BSP ज्वाइन नहीं, भाजपा में ज्वाइन करने कोई मतलब नहीं था। नीतियों से सहमत रहे या ज्वाइन भी? मैं नहीं, नीतियों से क्या, मैं भाजपा का कार्यकर्ता था। चुनाव में एक्टिव हो जाता था, बाद में कि अपना समाज के और छोटे मोटे काम होते हैं उनमें लगा रहता था। बाद में कि बहुत मैं कोई उसमें राजनीतिक रूप से मैंने कोई बहुत हिस्सेदारी की हो, किसी पद पे रहा हूं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मैं था, और मुझे लगता था कि ये पार्टी राष्ट्रीय सोच की और इसकी है। लेकिन वो अपनी सोच तक मुझे जब सीमित दिखाई पड़े कि जो भी है वो अपने तक सीमित है। बिल्कुल सही कि राजनीति में अपना कैरियर बनाना है, ये आपने कब डिसाइड किया फर्मली? या राजनीति में रहना ही रहना है मुझे? पॉलिटिक्स में जल्दी युवा जाते नहीं, आप आए तो बहुत बढ़िया आपने काम किया। युवा द यंगेस्ट कैंडिडेट अभी तक जो मुझे हम लोग को मिला। तो ये आपने कब फर्म डिसाइड किया कि अब राजनीति में मुझे इसलिए राजनीति में मैंने सोचा कि मुझे काम करना चाहिए कि राजनीति में इधर जो आपने अभी बात कही कि नैतिक मूल्यों में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है, और उसमें मुझे लगता है कि पढ़े लिखे और अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा के लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक इसका कहीं न कहीं ब्रेन वॉश, इस चीज को वॉश आउट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि रहा क्या है कि एक समय था जब राजनीति में साहित्यकार, पत्रकार, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोग राजनीति की तरफ जाते थे। उनकी एक सोच होती थी, उनका एक गिरने की भी एक लिमिट होती थी, वो किस लिमिट तक गिरेंगे। एक समय आया कि चोर उचक्कों को जो है पार्टियां देने लगी टिकट, और चोर उचक्के सदन में पहुंचने लगे। पहले एक कहावत हुआ करती थी कि अगर अगर किसी पर शक होगी चोरी करेगा तो चाबी दे दो, ताले की रखवाली करेगा। अब वो नहीं है। अब तो आप जिसको चाबी दे दोगे चोर को, तो इतने बड़े वाले चोर हो गए, पूरा निकाल के बाहर धर लेंगे और फिर ताला मार देंगे, बाहर बैठ जाएंगे, साहब हमने कुछ किया था। तो उस विचारधारा, उस सोच के अंतर्गत मुझे लगा कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, और मैं अच्छा हूं कि खराब ये बताए। तो यू एंटर्ड इन द पॉलिटिक्स। मुझे लगता है कि मैं दूसरों से हट करके कुछ करने के लिए आया और करूंगा। 2007 में पहला इलेक्शन मैंने लड़ा प्रेमलता कटियार के खिलाफ, जिसमें मुझको 42,000 से ऊपर वोट मिला, और मैं 672 वोट से चुनाव हारा, जिसमें 427 की मशीन हमारी 0-0 हो गई थी, नील हो गई थी। वो ऐसे क्षेत्र की थी जहां पर ज्यादातर मेरा वोट था, मेरा क्षेत्र था। अगर वो खुल जाती तो मुझे लगता कि हार जीत का 200-250 के अंदर होता, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट ये था कि मैं चुनाव हारा। आप तो पहला चुनाव था ना? वो मेरा पहला चुनाव तो था। ये उस समय तो शायद लहर थी बीएसपी की। लहर से मतलब नहीं होता, शहर में बीएसपी की लहर पे काम नहीं होता है। शहर में व्यक्तिगत प्रयासों और आपके एफर्ट्स पे काम होता है कि आप कितना लोगों को जोड़े हैं, कितना लोगों से जुड़े हैं, कितना लोगों से काम किया है। अगर लहर की बात करें तो बीएसपी का शहर में वही, अगर आप लहर माने तो उसी समय भी तो शहर में सबकी जमानतें जब थी। ठीक है, अगर आप लहर की बात करें तो उसी समय जब मेरा चुनाव हुआ तो उस समय आर नगर, सीसामऊ, छावनी और आपकी गोविंद नगर, इन विधानसभाओं में जब जमानतें क्यों जब्त नहीं हुई? यहाँ क्या लहर नहीं थी? वहां पर लोगों ने कंडी नेचर को पसंद किया। लोगों को लगा कि नहीं, ये युवा व्यक्ति है और ठीक काम करेगा, इसलिए लोगों ने मेरा साथ दिया। कब बात है? 2007 नहीं, डेट ऑफ बर्थ 73। तो ये है कि इसलिए लोगों ने सपोर्ट दिया।
क्या क्या आपके एरिया में कितने वोटर्स हैं आपके एरिया में? तो कल्याणपुर से आपका कैंडिडेट है? जी जी जी, लगभग 2.5 लाख। ये तो घट बढ़ रहे हैं, 2,60,000। क्या क्या वोटर नेक्स्ट है आपके एरिया में? समस्याएं क्या क्या हैं? समस्याएं ही समस्याएं हैं, अभी उनके लिए कहना कुछ। देखिए, नवविकसित क्षेत्र है, नवविकसित क्षेत्र है, तो वहां पर न तो ड्रेनेज है, न सीवर है, न पानी की व्यवस्था है, न पोल्स है, न लाइट है। ताज्जुब ये होता है कि 20-22 साल से लोग जनप्रतिनिधियों को रिपीट करते चले गए और उनसे कभी हिसाब नहीं मांगा। मुझे याद है कि पनकी रोड 20 साल से कभी नहीं बनी थी। लोकसभा चुनाव से पहले आवास विकास 3 नंबर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें लगभग 1,000 लोग 1,500 लोग कार्यक्रम में थे। वहां एक नारा लोगों ने, जनता ने उछाला, रोड नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा का चुनाव सन्निकट था, मैं बोलने खड़ा हुआ, मैंने कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता आज इस बात की है कि कम से कम आपने कुछ कहा तो, आपने बोला तो। इन 20 सालों में तो आप बोले ही नहीं। हमने कहा कि यहाँ पर 20 सालों में आप उठा के देखिए, कौन सांसद रहा, कौन विधायक रहा 20 साल में, कौन मेयर रहा, किस दल का मेयर रहा, लेकिन यहाँ काम नहीं हुआ 20 सालों में। और मैंने कहा हमारा सांसद यहाँ 1.5 साल से है, 1.5 साल से हमारी सरकार है, उस समय की बात है जब ये बात हुई। लेकिन मैंने कहा मैं जिम्मेदारी से नहीं हट रहा हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि यदि इस रोड को हमने बिफोर इलेक्शन नहीं चालू करा दिया तो मैं आज के बाद आवास विकास 3 नंबर में वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये आपके सामने भी कह रहा हूं और यही बात मैंने जनता के सामने, मतलब 1,000-1,500 लोग कम से कम थे, उनके सामने मैंने कहा था यदि ये रोड नहीं बनी तो मैं आज के बाद आवास विकास 3 नंबर में वोट मांगने नहीं आऊंगा कभी, न सांसद जी के लिए आऊंगा, न अपने लिए आऊंगा। यद्यप हमको बाद में उसमें मेरे सीनियर नेताओं ने मुझे खतरा किया कि तुमको ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं बन पाया तो। मैंने कहा नहीं बन पाया तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा क्लियर सिद्धांत है, अगर हम उतना काम करा लेंगे तो हम जाएंगे। और उसमें माननीय अनिल शुक्लवारसी जी ने बड़ा प्रयास किया और उन्होंने जाकर के माननीय बहन जी को सारी तथ्य अवगत कराए और उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्व प्रत्याशी रहे निर्मल जी, उन्होंने इस तरह का कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो इसको बनवाना अति आवश्यक है। और वो रोड स्वीकृत हुई, बिफोर इलेक्शन उस पर काम चालू हुआ। तो समस्याएं इतनी है, कोई ध्यान नहीं किसी ने दिया। गोवा गार्डन वगैरह क्षेत्र है जहां पर 1-1 किलोमीटर लोग पोल पर तार लेकर के गए, जिसको हमने इस सरकार में और 600-650 पोल गोवा गार्डन में लगे हैं, लगभग 650-700 नानकारी में लगे हैं। हर क्षेत्र में जिस हिसाब से काम, लेकिन इतनी ध्वस्त व्यवस्थाएं हैं, आप 10 दिन में चाहो, 1 साल में चाहो तो बड़ी बदलू। दूसरी चीज, विधायक भी हमारा नहीं था। हम अगर उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे होते तो हमारी सरकार निश्चित तौर पर हम कुछ न कुछ अपने मंत्रियों से और दबाव बना करके, हम ऊपर कह करके हम कुछ लाने में कामयाब होते। बावजूद इसके हमने काफी रोडें स्वीकृत कराई, बनवाई, जो कर सकते वो प्रयास जारी। और शिक्षा वगैरह का क्या आपके क्षेत्र में वो है समस्या? शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा कल्याणपुर वैसे ही ऊर्जावान है। हमारे यहाँ अच्छे सब स्कूल कल्याणपुर विधानसभा में ही है, IIT हमारी विधानसभा में है, SBTI हमारी विधानसभा में है, CSA हमारी विधानसभा में है, चंद्रशेखर कृषि बेसिक शिक्षा में तो व्यवस्थाएं ध्वस्त चली आ रही है और उसके लिए थोड़ा बहुत काम की जरूरत नहीं, बहुत काम की जरूरत है। दोहरी शिक्षा नीति से इस देश का भला होने वाला नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, सरकारों को समझना पड़ेगा। और उसके बाद जब तक हम दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त नहीं करेंगे तब तक बेसिक शिक्षा जो आप कहते हैं कि जहां से हमको, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारा बेस है, वहां से मजबूती मिले, मुझे नहीं लगता कि हमें मजबूती मिलेगी। बहुत काम करना है। अतिक्रमण की क्या समस्या, क्या नजरिया है आपका अतिक्रमण के बारे में? अतिक्रमण के लिए हम ही आप दोषी हैं, हम लोग ही घेर लेते हैं
अब नाली में कूड़ा हम डालेंगे, हम ही नाली पाटेंगे, फिर हम सोचेंगे अब सरकार साफ कराए। हमारा भी अपना कुछ दायित्व होना चाहिए, हमको भी कुछ सजग रहना चाहिए। क्या ठोस नीति क्या होनी चाहिए अतिक्रमण की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो? तो अतिक्रमण हटता है और आज में फिर कब्जा कर लेते हैं। अतिक्रमण की ठोस नीति यही होनी चाहिए कि हैवी पेनाल्टी का रूल बना दिया, यूजर चार्ज, हैवी पेनाल्टी। यदि आप एक बार करते हैं तो इतना पेनाल्टी, 2 बार करते हैं इतना, और अगर 3 बार फंसते हैं तो फिर आप जाने फिर ये इस तरह के कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। जब तक कहीं स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी तब तक अतिक्रमण की जरूरत तो नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं है वो, सामान्य व्यक्ति बड़ी भारी समस्या है, बहुत भारी। नौकरी पेशे वाला या अतिक्रमण की समस्या बहुत वो से संबंधित नहीं होता है, बिजनेसमैन से संबंधित है अतिक्रमण। दुकान के बाहर इतने वहां तक सामान लगा लेंगे। अतिक्रमण तो बहुत बड़ी समस्या, और सभी लोग अतिक्रमण में, सभी लोग, हर कोई अतिक्रमण में। अच्छा, एडल्ट्रेशन के बारे में क्या आपकी सोचती थी? मिलावट के विषय में तो आप देख ही रहे कि इधर पहले की तुलना में सरकारें सजग हुई हैं और बहुत तेजी से दबाव दिए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं लोग। लेकिन इन सब की मूल समस्या जो है उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हर समस्या की जड़ जनसंख्या है, हम उस पर कुछ नहीं सोचते हैं, कोई नहीं सोचता है। हम लोगों को उस पर सोचना चाहिए। साधन सीमित, संसाधन सीमित और उपभोक्ता असीमित, सबको चाहिए। दिवाली में मिठाई हर किसी को चाहिए। क्या डुअल कोड बिल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं? रिस्पॉन्सिबल हमको लगता है कि एक देश में अलग अलग कोड बिल बनाए, उसके लिए हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। वो उस मैटर पे हम लोगों को कुछ कहना उचित नहीं है। तो लेकिन जो जिन पर हम बोल सकते हैं उन पर मैं बोलूंगा। लेकिन निर्मल जी, हमें जो लगता है जो समस्याओं का एक और बड़ा कारण है, जो हमारा ये सरकारी अमला है, ये कायदे से देखा जाए तो एक चौकीदार की भूमिका में हम गलत करते हैं वो हमें पेनलाइज करे। रूल रेगुलेशन बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन जैसे भी हमारे नगर निगम है या जो भी हमारे प्रशासन के लोग हैं, हमें लगता है कि ये सिर्फ टाइम पास करते हैं नौकरी करके, खाली कागजों पे रिकमेंडेशन दे देते हैं। प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए, आप एक एप्लीकेशन लेके जाइए, कहीं पे भी जाइए तो पता चलता है कि वो बढ़ते 3 महीने लग जाएंगे इनके पास से उनके पास, 4 दिन उनके पास से 8 दिन उनके पास, 15 दिन उनके पास, और अल्टीमेटली आप जाते जाते थक जाएंगे और आपकी जो समस्या है वो समस्या की समस्या बनी नहीं। जैसे आप थाने में जाओ, आप पीड़ित होकर जाएंगे, थानेदार आप ही को डांटेगा, पुलिस ये सब समस्या का निदान। आप वोटर से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि जो हमारा ये सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, हम आप गलत हैं, घेरते हम ही आप, लेकिन जो दोषी हैं उनको, उन पे कोई पेनाल्टी, कोई जुर्माना, कोई पनिशमेंट होता नहीं, तो जो गलत करते हैं वो गलत करने की तरफ बढ़ते चले जाते। तो ये किसी एक पुलिस विभाग की बात नहीं, हमें लगता है ये सारे विभागों का मिली भगत है और ये चलता है। जो भी हमारा शासन का केंद्र बिंदु होता है लखनऊ दिल्ली, और वहां से अगर कुछ स्ट्रिक्टनेस हो तो हमें लगता है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट डे बाई डे हो रहा है इसमें निश्चित तौर पर। पहले तो ये होता था कि अधिकारी कर्मचारी आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, अब कम से कम इस सरकार में ये रहा कि 12 बजे तक आप अनिवार्य रूप से रहें। ये बात और है कि कभी कभी इसके बावजूद लोग नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। पालन करने वाले हम ही लोग होते हैं, नीचे के लोग होते हैं, और पालन कराने वाला कराने के लिए प्रतिबद्ध होती है सरकार। उसमें कई लोगों को पनिशमेंट भी किया गया, पनिश भी किया गया, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं ध्वस्त चली आ रही हैं उनमें अभी एकदम सुधार मुझे लगता है कि नहीं हो पाया। हमें लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझें, अपनी जिम्मेदारी, वही मैंने पहले कहा था कि हम खुद नाली को कूड़े से पाटते हैं, बिल्कुल पाटते हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं अच्छा सरकार आएगी साफ कराएगी। नहीं, बिल्कुल पाटते। एक जो समस्या छोटी सी थी कि हम उसको सीधे क्यों नहीं डस्टबिन में पहुंचा देते हैं। अगर हमने उस समस्या को शुरू में ही
उसको देख लिया होता, ये स्थितियां नहीं नहीं, जैसे अतिक्रमण की समस्या है, 200 बरगद मेरे पास है, वहां घासें उग रही है, लेकिन जब तक आगे 10 फीट और ना घेर ले, हमारी आत्मा को संतोष, ये हमारी प्रवृत्ति है ना, ये हमारी आत्मा को संतोष, हमारी प्रवृत्ति है। बहुत बड़ी समस्या है। और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्ट्रिक्टनेस हो, जैसे ये आपका नगर निगम है, ये भाई साहब मेरा अपना खुद का मानना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करता, ये चाहता है कि पेपर में छपा और दूसरे दिन छप जाए कि सीपी शुक्ला ने अतिक्रमण हटवा दिया। भाई साहब अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हो जाए तो मैं नहीं मानता कि ये अतिक्रमण एक दिन की बात नहीं, महीने में हट जाए। होना चाहिए। अब जैसे कई जगह का हटा है जहां पर अधिकारी ठीक बैठे हैं, दबाव बनाया जिन लोगों ने और डंडा चला दिया है, तो वहाँ अतिक्रमण जैसे हाईलाइट वाला देखिए, वोट बैंक भी देखना पड़ता है। वोट बैंक हाईलाइट वाला से मतलब नहीं होता है, हाईलाइट वाला तो बहुत ज्यादा वोट बैंक से जोड़ के इसे इसलिए नहीं देखना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि अब तक बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया हो कि मेरा हटवा दिया गया अतिक्रमण, मेरा कब्जा कराइए। इन 4-5 सालों में मुझे कई बार अतिक्रमण हटे, लेकिन हमसे किसी ने नहीं कहा कि मेरा अतिक्रमण हट गया, मेरा दोबारा कब्जा करवा दीजिए। तो वो एक व्यवस्था चलती है कि वो हटा जाते हैं और उनको लगता है कि अब हम ठीक है 10 दिन देखते रहो, 10 दिन बाद फिर धीरे से इतना बढ़ो, फिर इतना बढ़ो, फिर इतना बढ़ो।